हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 160 रुपये से भी नीचे अभी आ चुका है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में ये लगातार नीचे की तरफ ही आया है। पहले एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर थी और अब एक बड़ी गिरावट से भी गुजरा। अटेम्प्ट करा था, कोशिश करी थी इसने लगातार 2 दिन तेज़ी दिखाने की, लेकिन बाद में ये लगातार गिरता गया था। ये देखा जाए तो 210 रुपए के लेवल से ये लगातार गिरा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20 से 22% का डिक्लाइन ये ऑलरेडी मतलब 25% का यहाँ पर डिक्लाइन कह लो कि ये ऑलरेडी दिखा चुका है। और इससे पहले भी अगर आप देखो तो अभी हाल फिलहाल में इसकी लिस्टिंग भी हुई थी और एक बड़ी तेज़ी आई, गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, बड़ी तेज़ी आई, कंसोलिडेट किया। और बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं अब इस कंपनी पर, क्योंकि आईपीओ प्राइस अभी हाल फिलहाल का ही था और देखा जाए तो 32 रुपये का आईपीओ प्राइस था और बड़ी तेज़ी दिखाई थी इसने। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 160 रुपये का शेयर है, तेज़ी तो खूब सारी आई है। 32 रुपये का आईपीओ प्राइस था, 50 पे खुला, 60 पे क्लोज हुआ उसी दिन। अगले ही दिन 65 रुपये पर चला गया, उसके बाद 4-5 दिन ये 65 रुपये की रेंज में रहा, फिर ऐसा भागा पैसा डबल कर दिया। फिर वहाँ से 20% करेक्शन हुआ, मतलब देखने को मिला था 120 रुपये से आया था 100 रुपये के भी नीचे। फिर कुछ टाइम बिताया इसने, फिर एक बड़ी तेज़ी आई, पैसा डबल कर दिया, वापस गिरावट आई है। और देखो जब ये 200 रुपये की तरफ जा रहा था ना, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड ना के बराबर है, खरीदारी के मौके नहीं है, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, पार्शियल प्रॉफिट के। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जिस तरीके से तेज़ी आई थी वो जस्टिफाई भी नहीं कर रही थी। तो पार्शियल प्रॉफिट की मैंने तब बात ज़रूर करी थी। और अभी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बेस बनता नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले भी जब आप देखो तो 65 से जब ये 120 पे गया था, फिर वापस गिर कर ये 197 पर आया था, तब ये कुछ टाइम के लिए रुका था। जो 102-103 रुपये का जो रेंज है ना, वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया था इसने, एक सपोर्ट बनाया था, एक बेस बनाया था, उसके बाद पैसा डबल किया था। यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी ये 20 से 25% की गिरावट अपने हाई लेवल से दिखा चुका है, लेकिन एक सपोर्ट नहीं बन रहा, एक बेस नहीं बन रहा है। और वो एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। सपोर्ट बेस 1-2 दिन का नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक हफ्ते का यहाँ पर सपोर्ट बनना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पर मौके बन रहे हैं। लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहा है और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है ये। अगर इरडा का वॉल्यूम्स देखोगे तो 1.5 करोड़ के आसपास के यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग तो चल ही रही है। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग कह रहे खरीदारी करो और 15% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो नंबर्स डेफिनेटली इनके काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टरली अगर आप नंबर देखो तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक्चुअली ये नंबर थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली उससे ज़्यादा का ही उन्होंने करा हुआ है, लेकिन फिर भी नंबर्स यहाँ पर इनके अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप डिविडेंड की बात करोगे तो जो डिविडेंड अभी भी पे नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे कर सकते हैं आने वाले टाइम में। रीज़न ये है कि सरकारी कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। जो भी सरकारी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है वो अच्छा खासा डिविडेंड पे ज़रूर करती है और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर इरडा को लेकर देखो तो भैया कंपनी का काम क्या है, लोन देने का काम है इनका। लेकिन किसको लोन दे रहे हैं? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनियां हैं उनको लोन दे रहे हैं। इनके लोन पोर्टफोलियो का 30% जो है वो सोलार एनर्जी के लिए है। विंड के लिए अगर डिसबर्समेंट देखोगे तो तकरीबन 22 से 23% का डिसबर्समेंट इन्होंने विंड में करा हुआ है। स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12 से 13% का डिसबर्समेंट करा हुआ है। तो देखा जाए तो अच्छे खासी मात्रा में इन्होंने अपने लोन्स को बांटे हैं। लेकिन हाँ, इसका जो वैल्यूएशन है अगेन ये एक कंसर्न था और इवन इसको लेकर कई सारी मतलब जब भी मैंने वीडियो बनाया मैंने हर बार कहा है कि 38 का पी है, 20 का सेक्टर पी है इसका। और जबकि इसके कंपिटिटर्स जो है आरईसी और पीएफसी, उसका 11 का पी है आरईसी का, पीएफसी का तकरीबन 8.5-9 का पी है। तो काफ़ी महंगा है ये उनके कंपैरिजन में। और दूसरी बात, अगर आप इसको कंपेयर करते हो आईआरएफसी के साथ तो आईआरएफसी का 31 का पी है, इसका उससे भी महंगा है। लेकिन दूसरी तरफ आईआरएफसी में एक चीज़ है, वो ये है एनपीए। आईआरएफसी जो लोन देता है वो रेलवे को लोन देने का काम करता है, मतलब एनपीए ना के बराबर रहेंगे आईआरएफसी में। जबकि इरडा में क्या होगा, एनपीए डेफिनेटली होंगे।
क्योंकि ये जो लोन देती है उन कंपनियों को लोन देती है जो कंपनी इस सेक्टर में, मतलब जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, और कई बार डिफ़ॉल्ट के खतरे भी वहाँ पर हमेशा रहेंगे। तो देखा जाए तो आप इसको अगर IRFC से कंपेयर करते हो तो पहली चीज़ तो ये कि इसका जो वैल्यूएशन है वो IRFC से सस्ता होना चाहिए, ना कि महंगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात अभी नहीं कर रहे, रीज़न ये कि भाई साहब महंगा तो हो चुका है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो अभी लास्ट क्वार्टर में 1250 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिले थे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1175 करोड़ के थे, मतलब इंक्रीज आया। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 865 करोड़ के आसपास के थे। तो उसके मुकाबले भी देखो यहाँ पर ग्रोथ है। देखो रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इवन प्रॉफिट भी देखो 335 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया था इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले 285 करोड़ का था, उससे पहले 295 करोड़ का था। तो प्रॉफिट्स इनके अच्छे थे, जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छी चीज़ है ये। लेकिन अगेन अच्छे प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी भी XYZ वैल्यूशन के ऊपर चला जाए तब भी सस्ता हो जाए ये। हाँ, अगर फ्यूचर प्लान्स लगते, जैसे कि जियो की बात कुछ और है, जो अभी हाल फिलहाल में जियो में तेज़ी चल रही है, क्योंकि वहाँ तो भैया बिजनेस सेटअप हो रहे हैं, वो पूरी बात कुछ और है। ये यहाँ तो ऑलरेडी ये पुरानी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है ये, और तब भी अगर यहाँ पर आप इसको इतना बड़ा हाई वैल्यूशन के ऊपर बिठा दोगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग। और सबसे बड़ा खराब चीज़ क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो लगातार बेच रहे हैं। यहाँ पर नवंबर में जो होल्डिंग रिटेल की 12.52% की थी, रिटेल और अदर के मिलाकर, आज वो बढ़ के 19% पे जा चुके हैं वो लोग, ऑलमोस्ट 19%। तो जो खरीदारी देखने को मिली है वो ज़्यादातर रिटेल की तरफ से आई है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो, FIs हो, उन्होंने लगातार बिकवाली करी है पिछले क्वार्टर में। और देखा जाए तो भाई साहब रिटेल ने ही ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है, और जो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ज़्यादातर देखने को मिल रही है। ओवरऑल इर्डा देखो कंपनी खराब नहीं है, आगे मैं कह दूँ, बस ये है कि एक बहुत ज़्यादा पंपिंग इसको मतलब करा गया था IPO के बाद। देखो IPO काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे था, डेफिनेटली मेरी खुद की उस टाइम पे सब्सक्राइब करने की सलाह थी। इवन जिस दिन लिस्ट हुआ था 50 पे, उसी मॉर्निंग पे मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि अभी भी मुझे ये महंगा नहीं लगता है। लेकिन जब ये 150, 160, 170 की रेंज में था, कई सारे वीडियोस थे कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है इतना बड़ा, इतना हाई वैल्यूएशन। यहाँ पर अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जो जब से गिरावट शुरू हुई है तब से मैंने एक चीज़ कही है कि मुझे यहाँ पर 120 से लेकर 130 रुपये का लेवल अच्छा लगता है। अगर वहाँ पर जाएगा तब बात यहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में, तब यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन जो 175 का लेवल था, 180 का लेवल था, वो भी मुझे उतना अट्रैक्टिव यहाँ पर नहीं लगता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। और उससे पहली चीज़ कि एंट्री करने से पहले एक बार इसको ये 5% के अपसाइड डाउन साइड से निकलने दीजिए, और निकलने के बाद भी कुछ टाइम के लिए इसको एक बेस बनाने दीजिए, 1 हफ्ते तक किसी एक लेवल पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मौके ढूंढने चाहिए बाइंग के, तब तक नहीं। तब तक यहाँ दूर बैठो, तमाशा देखो। और इर्डा को लेकर मैं इतना ही कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन यहाँ पर ज़रूर हमें देखना चाहिए। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इर्डा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।